अभी देखिए क्वेश्चन है, निम्न अवकल समीकरण विचित्र है और बाह्य बिंदु पद ज्ञात कीजिए। और समीकरण आपके पास में है 3y इक्वल टू 2px माइनस 2p स्क्वायर अपॉन x। तो इस समीकरण का हमें व्यापक हल, विचित्र हल और बाह्य बिंदु पद हमें ज्ञात करना है। अब किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखिए, इसको हल कर लेते हैं y के लिए। y के लिए हल करें तो y का मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले। और y का मान ज्ञात करने के लिए 3 से डिवाइड कर दो उसके दोनों पक्षों को। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2px अपॉन 3 माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 3x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास में आ गया। अब y का मान जब ज्ञात करते हैं तो फिर x के सापेक्ष हम लोग कर लेते हैं अवकलन। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हाँ भाई x के सापेक्ष कर दीजिए अवकलन। देखो क्या बन जाएगा आपके पास में या y, और y का जो अवकलन है ये हम लोग जानते हैं dy बाई dx। और dy बाई dx का मतलब क्या लिख दोगे, p इक्वल टू, इसका जब अवकलन करेंगे तो देखिए 2/3 तो अचर हो गया, और ये जो px है इसका अवकलन कर लेंगे हम लोग गुणा के नियम से। तो 2/3 p इंटू x का अवकलन 1 प्लस 2x अपॉन 3, p का अवकलन हो जाएगा dp अपॉन dx माइनस एक बार p स्क्वायर का कर लेंगे तो 2p हो जाएगा, और 2p जब इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4p अपॉन 3x, और p का हो जाएगा dp अपॉन dx माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 3। अब की बार 1/x का कर दीजिए। 1/x का जो अवकलन है माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इस p का कर दीजिए पक्षांतरण। p का जब पक्षांतरण करेंगे तो क्या मिलेगा देखिएगा भाई, 2/3 p है और ये माइनस p हो जाएगा। तो 2/3 में से जब 1/3 आप लोग घटा देंगे तो बचेगा माइनस 1/3 p प्लस 2x अपॉन 3 dp अपॉन dx माइनस 4p अपॉन 3x dp अपॉन dx प्लस 2p स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार तो 1/3 सब में से कॉमन है, ये हमेशा कह सकते हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों को 3 से मल्टीप्लाई करने पर, दोनों पक्षों को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा माइनस p प्लस 2x dp अपॉन dx माइनस 4p अपॉन x dp अपॉन dx प्लस यहां से आपके पास में ये बचेगा 2p स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये इक्वेशन आ गया। और अब इसके दो दो पदों में से कॉमन लेके हम गुणनखंड बना लेंगे। तो दो में से कॉमन लीजिएगा, इनमें से दोनों में से 1 अगर कॉमन ले ले तो माइनस p प्लस 2x dp अपॉन dx, ठीक है। अब इनमें से दोनों में से अपन कॉमन ले लेते हैं माइनस 2p अपॉन 3x स्क्वायर। तो देखो इसमें से 2p स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर, इसमें से जब 2p अपॉन 3x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा p, और माइनस कॉमन लिया जबकि ये प्लस था इसलिए चिन्ह आ जाएगा माइनस, और ये वाला हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। यहाँ आपके पास में बचेगा 2x dp अपॉन dx। भाई यहाँ पर 2p अपॉन 3x स्क्वायर नहीं है ना, इसका मतलब क्या करोगे आप, इसका भाग दोगे। भाग देने का मतलब मल्टीप्लाई करोगे 3, ये 3 तो कैंसिल हो चुका है ना पहले से ही, इसको तो 3 को तो हटा देना, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर अपॉन 2p से, तो ये आपके पास में बचेगा 2x dp अपॉन dx इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो एक गुणनखंड तो बन गया आपके पास में माइनस p प्लस, एक तो ये आ गया माइनस p प्लस 2x dp अपॉन dx, और जो दूसरा गुणनखंड है ये आपके पास में जाएगा 1 माइनस 2p अपॉन x स्क्वायर। तो दूसरा आपके पास में आ गया 1 माइनस 2p अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये वाला जो गुणनखंड है
इससे तो आप जानते हैं विचित्र हल प्राप्त होता है, तो हम इसको छोड़ देते हैं और ये जो dp अपॉन dx वाला जो गुणनखंड होता है इसको लेकर के हम इसका हल कर लेते हैं। तो इसको लेके हल किस प्रकार से करेंगे, देखिए माइनस पी प्लस 2x dp अपॉन dx इक्वल टू 0। पक्षांतरण जब यहां से कर लेते हैं तो 2x dp अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा p। अब चरों को पृथक कर लेंगे हम, p को एक साइड कर देंगे और x को दूसरी साइड कर देंगे। ऐसा जब कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 dp अपॉन p इक्वल टू dx अपॉन x। ठीक है भाई, और अब दोनों पक्षों का कर लीजिए इंटीग्रेशन। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करें तो क्या मिलेगा, देखिएगा ये तो दो कांस्टेंट है dp अपॉन p, इसका जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा log p इक्वल टू dx बटा x, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा log x और प्लस एक कांस्टेंट आप लोग जोड़ देंगे log c। ठीक है, तो log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए और log हटा लीजिएगा। log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, दो को आप अंदर लेंगे तो अंदर लेंगे तो घात बन जाएगा, यानी कि हो जाएगा log p स्क्वायर इक्वल टू, इधर से log की प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो log m प्लस log n बन जाता है log mn, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा log cx। अब log हटा दें अगर तो p स्क्वायर इक्वल टू cx। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दीजिएगा, वर्गमूल जब कर देंगे तो p स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा p और ये जो cx है इसका वर्गमूल आपके पास में हो जाएगा रूट cx। तो ये p इक्वल टू आपके पास में आ गया रूट cx और ये जो p है इस p का वैल्यू पुट कर देंगे हम तो हमें दिए गया जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो p का वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, तो देखिए क्या बन जाएगा y इक्वल टू 2px अपॉन 3, तो p का वैल्यू कर दीजिए रूट cx, तो 2 रूट c और रूट x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x की घात हो जाएगी 3 बटा 2 और बटा 3 माइनस ये 2 अपॉन 3x और जो p स्क्वायर है इसका वैल्यू पुट कर दोगे cx, तो हल कर दीजिए y इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट c x की घात 3 बटा 2 और बटा 3 माइनस, देखिए x से x हो जाएगा कैंसिल और x से x जब कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 2c अपॉन 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। तो एक बार तो दोनों पक्षों को 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, दोनों पक्षों को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू, इधर से आपके पास क्या बचेगा 2 रूट सी एक्स की घात 3 बटा 2 और यहाँ बचेगा माइनस के 2c। अब इस 2c का कर लेते हैं पक्षांतरण, इसका जब पक्षांतरण कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 2c का होल स्क्वायर, ये 2c इक्वल टू 2 रूट सी एक्स की घात 3 बटा 2। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दो ताकि यहाँ से हम रूट हटा दें c का। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो 3y प्लस 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 4 और रूट c का c हो जाएगा x की घात 3 बटा 2 है तो ये आपके पास में हो जाएगा x क्यूब। ठीक है, ये तो अपने पास में क्या आ गया इसका व्यापक हल, ये आपके पास में आ गया व्यापक हल, ये हो गया व्यापक हल। व्यापक फल के बाद में अब हमें ज्ञात करना है विचित्र हल और बाह्य बिंदु फल। तो सबसे पहले विचित्र हल की बात करते हैं हम लोग, और विचित्र हल ज्ञात करने के लिए आप लोग ज्ञात करेंगे सी विवेचक और पी विवेचक। तो पहला हम देखते हैं सी विवेचक। अब सी विवेचक किस प्रकार से देखेंगे, देखो भाई यहाँ पर आप इस इक्वेशन को अगर देखें तो बड़े ध्यान से अगर देखें तो ये सीमित द्विघात समीकरण आपको दिखाई दे रहा है। अब सीमित द्विघात समीकरण है तो इसको व्यवस्थित करके लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले सी स्क्वायर का पद अगर हम लिखें यहाँ से तो अब जब इसका प्रसार करें तो पद आएगा 4c स्क्वायर। तो सबसे पहले सी स्क्वायर का पद आपने ये लिखा है 4c स्क्वायर, तो चूंकि समीकरण 2 से इसको हम नंबर 2 कर देंगे, तो समीकरण 2 से 4c स्क्वायर। फिर देखिए जो c वाला पद आएगा ना 2ab से,
तो वो आपके पास में जाएगा 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 2 जाएगा 12 सी वाई, तो प्लस के 12 सी वाई और प्लस बी स्क्वायर के बाद जब करते हैं अपन तो ठीक है यहाँ से हो जाएगा 3y², लेकिन मैं पहले c का पद लिख लेता हूँ तो इसका पक्षांतरण कर लेंगे तो -4cx³ ठीक है। इसके बाद में जो बिना c वाला पद है यहाँ से 9y² जो है इसको मैं लिख देता हूँ तो प्लस 9y² = 0 ठीक है। अब ये सीमित द्विघात समीकरण आपके पास में आ गया। अब चूंकि सीमित द्विघात समीकरण है इसलिए जो c विवेचक है वो किस प्रकार से लिखेंगे देखो, इसलिए सी विवेचक समीकरण निम्न है। इसका जो सी विवेचक है देखो, कोई भी द्विघात समीकरण अगर इस प्रकार से होता है ax² + bx + c = 0 तो इसका विवेचक आपके पास में होता है b² - 4ac = 0। तो इसका जो सी विवेचक है ये हो जाएगा b² - 4ac = 0। तो देखो सबसे पहले b², b का मतलब यहाँ होगा c का गुणांक ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार तो b² - 4ac = 0। b का मतलब c का गुणांक देखना है तो c का गुणांक देखिए यहाँ से आ गया 12y और एक ये भी है -4x³ और इसका होल स्क्वायर -4ac। तो फॉर a का मतलब है c² का गुणांक जो कि कितना है 4, तो c² का गुणांक आपके पास 4 ही आ गया। और फिर c का मतलब अचर पद से है यहाँ पर, तो ये अचर पद आपके पास में है 9y² = 0। हल कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 12y - 4x³ और स्क्वायर माइनस इसको देखिए इसका 144y² बनेगा ये मल्टीप्लाई करने पर, जिसको आप लिख सकते हो 12y का होल स्क्वायर = 0। अब देखो इसको अगर अपन a मान लेते हैं और इसको अगर b मान लेते हैं तो ये बन गया आपके पास में a² - b², जिसका गुणनखंड हो जाएगा a - b * a + b। तो गुणनखंड कर लीजिए a - b * a + b से और देखते हैं क्या बनेगा। अब पहला जब अपन a - b करेंगे तब देखिएगा क्या आएगा भाई, a - b का मतलब हो जाएगा 12y - 4x³ और इसमें से घटा दोगे 12y और a + b का मतलब जोड़ दोगे तो 12y - 4x³ अब की बार इस 12y को जोड़ दीजिएगा = 0। देखिए ये हो जाएगा कैंसिल, तो बचा आपके पास में -4x³ और इसको देखें अगर तो ये 12 और 12 हो जाएंगे 24y - 4x³ = 0 ठीक है। -4 तो अचर राशि है, डिवाइड कर देंगे हम दोनों पक्षों को और इसमें से भी 4 कॉमन आ जाएगा तो इस 4 से भी हम डिवाइड कर देंगे तो फिर आपके पास में यहाँ बचेगा x³ और इनटू यहाँ पर कितना बचेगा 6y और -x³ = 0। ये आपके पास में आ गया भाई सी विवेचक, ये आ गया अपना सी विवेचक, ये सी विवेचक आपको प्राप्त हो गया। अब सी विवेचक के बाद में हम लोग ज्ञात करेंगे यहाँ पी विवेचक। अब पी विवेचक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखिएगा। भाई चूंकि आपको ये जो दिया गया इक्वेशन है इसको आप देख सकते हैं पी में द्विघात समीकरण है, तो इसको भी व्यवस्थित कर लीजिए एक बार। पी में द्विघात है तो दोनों पक्षों को 3x से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो जाएगा 3xy और इक्वल टू यहाँ बन जाएगा 2px² और माइनस यहाँ से 3x जब कैंसिल हो जाएगा तो 2p²। तो ये भी पी में द्विघात समीकरण है। पक्षांतरण कर लीजिए, सबसे पहले p² का पद हम लिख रहे हैं तो 2p², इसके बाद p को लिख लेंगे तो -2px², फिर ये आपके पास आ जाएगा प्लस 3xy = 0। तो चूंकि p में द्विघात समीकरण है इसलिए विवेचक हो जाएगा b² - 4ac = 0। तो b इसलिए p विवेचक ये हो जाएगा b², तो b² का मतलब यहाँ पर p के गुणांक से है तो p का जो गुणांक है वो 2x² है, स्क्वायर कर लेंगे तो 4x⁴ -4ac। तो a का मतलब p² का जो गुणांक है 2 है यहाँ
और सी का मतलब अचर जिसमें p नहीं है, तो ये आपके पास 3xy है इक्वल टू 0। अब देखिए 4 तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से कॉमन आएगा। इसके बाद देखो इनमें से दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा एक्स क्यूब और माइनस इसमें से आपके पास क्या बचा है 6y इक्वल टू 0। और दोनों पक्षों को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको आप ऐसे 6y माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0 ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये अपने पास में आ गया भाई p विवेचक, ये क्या आ गया आपका p विवेचक। अब आपको बताना है इसमें विचित्र हल। अब बताएंगे आप लोग विचित्र हल। तो विचित्र हल कैसे देखते हैं, देखिएगा ऐसा गुणनखंड देखिए जो सी विवेचक और पी विवेचक दोनों में कॉमन हो। तो देखो एक बात, तो जो एक्स क्यूब आपने आया था सी विवेचक में, इस एक्स क्यूब को भी अपन ऐसा तो लिख ही सकते हैं एक्स स्क्वायर डॉट एक्स। अब दोनों में कॉमन गुणनखंड देखिएगा, दोनों में कॉमन क्या बन रहा है x इंटू 6y माइनस एक्स क्यूब, और इसमें भी देखो x इंटू 6y माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। ये आपके पास में आया कॉमन गुणनखंड है। इसका मतलब जो विचित्र हल है ये आपका हो जाएगा 6x इंटू 6y माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। ये आ गया विचित्र हल। तो हमने व्यापक हल भी बता दिया, विचित्र हल भी बता दिया, और अब हम बताएंगे बाह्य बिंदुपथ। अब बाह्य बिंदुपथ कैसे देखेंगे वो ध्यान दो भाई। जो कॉमन गुणनखंड आपने देखे हैं दोनों में, इनके अलावा जो गुणनखंड शेष रह गया उसको देखिएगा आप लोग। तो सी विवेचक में बचा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुणनखंड x इक्वल टू 0 है वो सी विवेचक में कितने बार है, अब 2 बार। और जब भी कोई गुणनखंड सी विवेचक में 2 बार होता है इसका मतलब वो रिप्रेजेंट करता है नोट पथ को। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 सी विवेचक में 2 बार है, सी विवेचक में 2 बार आया है, 2 बार आया है, अतः x इक्वल टू 0 नॉट पथ है, x इक्वल टू 0 नॉट पथ है। ठीक है, और p विवेचक में इसके अलावा कोई और गुणनखंड है नहीं। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया व्यापक हल, विचित्र हल और बाह्य बिंदुपथ।